हेलो गाइस, द स्टडी क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 20 मार्च को विज्ञान का पेपर हुआ है और बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर इसकी जो है वो आंसर की बताओ। हमने यूट्यूब पे या फिर गूगल पे उसके आंसर देखे तो अलग बता रहे हैं और उसके दूसरे रियल में जो आंसर है वो अलग है, और यूट्यूब पे हर सवाल के दूसरे दूसरे आंसर बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सही आंसर क्या है। तो मैं आपके साथ आज जो है वो एकदम ऑथेंटिक आंसर की जो है वो लेकर आया हूँ, जो एनसीईआरटी से सभी के सभी आंसर जो है वो लिखे गए। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन हो भी जाएगा तो ये एनसीईआरटी के जो आंसर है वही मान्य होंगे, दूसरे कहीं आपने यूट्यूब से देखा है तो वो किसी प्रकार से मान्य नहीं होगा। तो मैं आपके सामने द स्टडी क्लासेज जो है उसके ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपके सामने बोर्ड परीक्षा विज्ञान पेपर हल करवाऊंगा। 2023-24 का ये पेपर होगा। आज हुआ है, आज तारीख है 20 मार्च 2024। ये पैटर्न जो है वो आरबीएससी का पैटर्न है, ठीक है, एनसीईआरटी के से लिया गया है। ये कोई सीबीएसई का कोई पैटर्न नहीं है। जैसा कि मैं आपको पहले ऑप्शन वाले और फिर करवा दूंगा रिक्त स्थान, मतलब जो एक एक अंक के सवाल है वो सभी के सभी मैं आपको ऑथेंटिक रूप से उसका जो आंसर है वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि पहला आपके सवाल था कि Fe प्लस H2 Fe3O4 प्लस H2 में Fe का गुणांक क्या है। ध्यान ये रखना कि जो आरबीएससी वाला ये आपको थोड़ा सा डराता है। डरा के क्या करता है, इसके जो शब्द है वो चेंज करके देता है। अब ये रियल में जो सवाल है ये संतुलित समीकरण का सवाल है। संतुलित समीकरण पहले पार्ट में से आया हुआ है कि भाई समीकरण को संतुलित करना है, और संतुलित करने पर Fe के आगे ऐसी कौन सी संख्या लगाए। तो सीधी सी बात है कि भाई यहाँ Fe आपको कितने दिख रहे हैं, 3, तो यहाँ पर भी कितने लगाने पड़ेंगे, 3। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जहाँ पर 3 लिखा हुआ होगा वो आंसर उसका सही है। दूसरा सवाल तो बिल्कुल ही आसान था आपके सामने कि भाई दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में जो अम्ल होता है वो होता है लैक्टिक अम्ल, और लैक्टोबैसिलस भी कह सकते हैं आप। लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, लेकिन आपको पूछा है अम्ल तो हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। फिर आता है उष्मा का सबसे अच्छा चालक कह दो, या फिर इसको अगर घुमा के पूछता तो आप कह सकते थे अच्छा सुचालक। तो उसका जो है वो आंसर है कॉपर, Cu सबसे अच्छा। कीटोन जो है उस कीटोन का प्रकार्यात्मक समूह पूछा था उसने कि कीटोन का प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है। तो प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है, तो आपके सामने संरचना दे रखी है C++O C, ये कीटोन है। नोन लगाते इसके पीछे, नाम लिखते हैं तब, ठीक है। फिर आता है कि हृदय किसका भाग है। तो यहाँ आपको ऑप्शन दे रखे थे हृदय में ऑप्शन दे रखा था, एक तो आपको श्वसन दे रखा था, एक आपको उत्सर्जन दे रखा था, एक बार आपको कोई मान लो आंसर दे रखा था। तो उसका आंसर वो नहीं था, इसका आंसर है परिसंचरण। परिसंचरण का मतलब होता है गति करना। क्या करना, गति करना, ठीक है। फिर अपने आता है पर्ण में छिद्रों का खुलना व बंद होना किसका कारण है। अब ये सवाल जब आया तो बच्चों ने मेरे को कहा कि सर ये सवाल तो पढ़ा ही नहीं, कहाँ से आया। तो इस सवाल में आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा के देखते गए तो इसका आंसर खुद आपके सामने आ जाता है। सिंपल सा देखो, पर्ण में छिद्रों का खुलना बंद होना, एक अपन देखते हैं। हरित लवक आप जानते हैं, पत्तियों को ये हरा रंग प्रदान करता है और प्रकाश का अवशोषण करता है, मतलब इसका तो हो नहीं सकता। जाइलम जल का परिवहन करता है, तो ये भी उसका आंसर नहीं हो सकता। फ्लोएम जो है वो भोजन का परिवहन करता है, तो ये भी उसका आंसर नहीं हो सकता। तो लास्ट में एक ही बचता है और उसका आंसर ही था द्वार कोशिका। फिर आता है अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो उसमें भी खूब सारे उदाहरण दे रखे थे, जैसे एड्रेनलिन थी एक ग्रंथि। तो एड्रेनलिन को ये काम जो क्या करती है, तो ये रन एंड फ्लाई, दौड़ने का आपको काम करवाती है। लेकिन इसने पूछा है कि वृद्धि मतलब ग्रोथ करवाने में कौन सी अपने ग्रंथि जो सहायक है, तो वो है पीयूष ग्रंथि। इस पीयूष ग्रंथि से ही हार्मोन निकलते हैं और उसे कहते हैं एमएचएस हार्मोन, जिसे मिलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहा जाता है इसका दूसरा नाम, और वो है पीयूष ग्रंथि। ये अपने शरीर में वृद्धि में सहायक होती है। किसमें सहायक होती है, वृद्धि में सहायक होती है। फिर आता है अपने पास में कि ऐसा कौन सा पुष्प है
जिसमें स्त्रीकेसर भी है और पुंकेसर भी है, मतलब नर वाला भाग भी है और मादा वाला भाग भी है। तो नर और मादा दोनों होता है तो उसे कहते हैं उभयलिंगी। हालांकि इसे आप द्विलिंगी भी कह सकते हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में इसका जो दे रखा था वो दे रखा था उभयलिंगी। क्या दे रखा था? उभयलिंगी। अगला सवाल था कि पुष्प में लिंग गुणसूत्र कौन से है। पुष्प में भी नर पुष्प पूछा था उसने कि नर पुष्प में कौन से लिंग गुणसूत्र है। तो सीधी सी बात है, नर में भी पुष्प पूछा है तो पुष्प में आपको पता है लैंगिक जनन होता है, और सामान्य जो नर और मादा के बीच में होता है उसमें भी लैंगिक जनन होता है। तो आप इसमें दिमाग लगाना की काम ही नहीं थी, नर आ गया, नर में होता है XY। एक सवाल था, समतल दर्पण से 3 मीटर दूर कोई खड़ा व्यक्ति। ये सवाल थोड़े आपके क्या है, ये ऐसा सवाल था कि आपके थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ सकता था। मुझे नहीं पता आपने इस सवाल को किस तरीके से सॉल्व किया है, लेकिन मैं आपको सवाल जो है वो बता देता हूँ। समतल दर्पण से 3 मीटर दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है या कोई वस्तु खड़ी है। ये पूछ रहा है कि व्यक्ति का प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी। तो ध्यान रखना, समतल दर्पण में हमेशा जितनी दूरी पर वस्तु रखते हैं उतनी ही दूरी पर वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब। ये तो है प्रतिबिंब, वस्तु होती है उसे कहते हैं बिंब। तो 3 मीटर पर वस्तु रखी है और 3 मीटर पर ही बना है प्रतिबिंब। अब उसने पूछा है कि भाई व्यक्ति, अब ये व्यक्ति है, उस व्यक्ति का वस्तु के बीच, अब ये उसका जो प्रतिबिंब है उसके वस्तु के बीच दूरी, अब टोटल कितनी होगी? 3 ही है, 3 ही है, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 6। तो इसका आंसर 6 सही था, लेकिन काफी लोगों ने इसका आंसर जो है वो 3 किया होगा। ध्यान रखना, उसने प्रतिबिंब नहीं पूछा कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। अगर वो पूछता कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा तो प्रतिबिंब 3 मीटर पर ही बनता। उसने पूछा कि प्रतिबिंब और व्यक्ति जो था उसके बीच की टोटल दूरी कितनी है, तो टोटल दूरी हो जाएगी 3 और 3 कितनी हो जाएगी? 6। अगला सवाल अपन आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल था अपने 2वें पार्ट में से था, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में से। सिंपल सा दिया हुआ था, साइन आई का मान जो था आपको दे रखा था, साइन आई का मान आपको ए दे रखा था और साइन आर का मान आपको दे रखा था बी। तो कुछ नहीं करना था, आपको लगाना था स्नेल नियम, और स्नेल नियम होता है साइन आई बटे साइन आर, इसे म्यू से दर्शाते हैं, और म्यू को अपन कहते हैं अपवर्तनांक। म्यू को क्या कहते हैं अपन? अपवर्तनांक। तो म्यू आई का मान ए बटे बी, तो म्यू बराबर ए बटे बी। एक सवाल था, अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त कारण। ये सवाल थोड़ा आप ध्यान रखना, क्योंकि कहीं बच्चों ने इसमें जो है आंसर लिखा होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ध्यान रखना, प्रकाश का प्रकीर्णन उसका आंसर है ही नहीं, विशेष कर ध्यान रखना। इसका आंसर सही है वायुमंडलीय अपवर्तन। इसने ये नहीं पूछा, अब प्रकीर्णन तो क्या करता है? फैलाता है। अगर ये पूछता ना कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो आप प्रकीर्णन लगते। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। अब सूर्य उदय सूर्यास्त देर या पहले उगता है तो उसमें कोई फैलना वैलना है ही नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर ही आंसर था वायुमंडलीय अपवर्तन। विचलन कोण, अब आपके सामने डायग्राम दे रखा था, सब जगह नाम दिए हुए थे, निर्गत किरण जो है वो आपतित किरण, ये सब नाम दे रखे थे। उन्होंने आपको पूछा था कि विचलन कोण कौन सा होगा, तो विचलन कोण कहाँ होगा? ये निर्गत किरण जो है वो और आपतित किरण दोनों को पीछे की ओर मिलाओगे तो इस पीछे की ओर एक कोण बनेगा, और इसी कोण को अपन कहते हैं निर्गत कोण। और यहाँ आपके सवाल में दे रखा था x, तो निर्गत कोण कौन सा होगा? x होगा, ठीक है। निर्गत किरण नहीं पूछा, काफी लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पर आपके सवाल में दे रखा था E, तो ये तो निर्गत किरण है, लेकिन इसने पूछा निर्गत कोण, तो निर्गत कोण होगा x। क्या होगा? x। फिर अगला वाला सवाल था अपने कि भू संपर्क तार सुरक्षा से क्या आप कर सकते हैं। मतलब कि भाई घरों के ऊपर एक बड़ी सी लाइन लगी होती है या डंडी लगी होती है और वो जमीन के अंदर धसी होती है, उसका क्या उपयोग क्या है? तो सीधी सी बात है, सुरक्षा उपाय के रूप में। मतलब जो तड़ित चालक होगी, तड़ित चालक को आप कह सकते हो बिजली गिरती है, तो बिजली गिरने पर क्या हो जाएगा? वो सुरक्षा देगी, और जितनी भी बिजली गिरेगी उस सभी बिजली को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद जमीन के अंदर चला जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि बिजली गिरती है तो बुर्ज खलीफा पर नहीं गिरती है, क्योंकि उसके ऊपर जो है
एक डंडी लगी हुई है लोहे की, धातु की, जो भी है, और वो जमीन के अंदर है, तो जितनी भी उसके ऊपर बिजली पड़ती है वो सब जमीन के अंदर चली जाती है, तो सुरक्षा प्रदान करता है एक तरीके से, ठीक है। एक सवाल था दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम। तो दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है? तो अंगूठा दर्शाता था विद्युत धारा की दिशा। सीधी सी बात थी, ऐसे बताना था अपने को। ये वाला डायग्राम था, मैं आपको बताता हूँ। ये तो अंगूठा क्या था, तो वो दिखाना था आपको। एक आपके दे रखा था लेड नाइट्रेट जो है उसका आप उसमें विघटन करोगे, मतलब उष्मा दे करके उसको तोड़ोगे, ताप करोगे तो दोगे और वो टूटेगा। तो टूटने के बाद नाइट्रोजन के सूत्र के रूप में क्या प्राप्त होता है? तो नाइट्रोजन के सूत्र के रूप में प्राप्त होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये थोड़ा ध्यान रखना, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसने नाइट्रोजन के साथ में पूछा है, वरना ऑक्सीजन भी सही हो सकता था, इसने नाइट्रोजन के साथ पूछा है, ठीक है। फिर अपने पास में कि HCl जो है उसको तोड़ने पर या उसका फ्यूजन करने पर ऋणायन मान क्या होता है? तो ऋणायन मान सीधी सी बात है Cl माइनस होगा। फिर था अपने C3H8, उसमें अपने को बताने थे एकल बंध। तो सीधी सी बात है, पहले डायग्राम बना देते आप। ये डायग्राम मैंने बना दिया, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो एकल बंध कितने हैं? 10। या फिर आप कह दो इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसे आप दूसरा नाम भी कह सकते हैं, लेकिन आपकी किताब में एकल बंध था तो एकल बंध आपको नाम देना है, ठीक है। डायरेक्ट भी मैंने आपको इसका बताया था कि अगर आपके ऐसा आता है एल्केन में, तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ना है। तो 3 + 8 - 1 करना है। तो 8 और 3 11 -1 मतलब कितना? 10। मैंने डायरेक्ट आंसर भी आपको बताया था। फिर एक सवाल था कि भाई जो रक्त है, उस रक्त में जो अपशिष्ट पदार्थ है, कौन से पदार्थ है? अपशिष्ट पदार्थ। अब अपशिष्ट पदार्थों को आप शरीर में से बाहर निकालना जो है, उस निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं डायलिसिस, या फिर कहते हैं अपहरण। किसी की किडनी विडनी खराब हो जाती है तो उसका डायलिसिस करवाते हैं। हालांकि ये थोड़ा फेमस शब्द है, ठीक है। अपहरण एक हिंदी वाला शब्द है, इतना कोई पूछता नहीं है। आप भी अगर मान लो किसी के घर पे किडनी विडनी अपने खराब होती है तो अपन सीधा कहते हैं कि डायलिसिस करो। अब डायलिसिस का हिंदी में है अपहरण, ठीक है। फिर था 2 तंत्रिकाओं के बीच में रिक्त स्थान, तंत्रिकाओं के मध्य रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान कहलाता है सिनेप्स। ये तो आसान सवाल था, अंतःग्रहण भी आप इसे कह सकते हैं। अगला सवाल अपने था, अगला सवाल रिक्त स्थान वाला था। रिक्त स्थान में पूछा था कि भाई प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी बटे बिंब दूरी का अनुपात क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आवर्धन। क्या कहलाता है? आवर्धन। फिर पूछा था कि दूरदृष्टि दोष के निवारण में कौन सा आप लेंस ले सकते हैं? तो दूरदृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु तो दिखती है, नजदीक की नहीं दिखती, तो उत्तल लेंस का उपयोग करता है। ध्यान रखना, यहाँ पर दूर नहीं दे रखा था, यहाँ पर दे रखा था दीर्घ। काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे कि दीर्घ नया कहाँ से आया, तो आप इसकी इंग्लिश देख लेते। इंग्लिश में लिखा हुआ था फार। फार का मतलब होता है दूर। क्या होता है? दूर। हमेशा ध्यान रखना, ऐसे सवाल आपको कभी कॉन्स्टिट्यूशन वाले सवाल लगते हैं तो कुछ नहीं करना आपको, उसका जो इंग्लिश है उसका आप हिंदी करके देख लो, आपके आराम से जो है वो आंसर आ जाएगा। फिर अगला सवाल था कि पीतल जो है उसमें तांबे के अलावा और क्या पाया जाता है? तो तांबे के अलावा होता है अपने पास में जिंक, जस्ता। मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी पिताजी, पीतल, तांबा और जिंक। फिर सवाल में कुछ शब्द दे रखे थे, आयोडीन दे रखा था और पूछा था कि आयोडीन, ब्रोमीन, और एक दे रखा था सल्फर, कि आयोडीन, ब्रोमीन और सल्फर में से अधातु द्रव कौन सी है? तो ब्रोमीन, Br, ठीक है। एक आपको ये दे रखा था और उसका आपको नामकरण करना था। नामकरण बिल्कुल सिंपल था, पहले देख लो। त्रिआबंध है, तो त्रिआबंध है तो त्रिआबंध में होता है आइन प्लस 3 कार्बन है, मैथ, एथ और प्रोप, तो प्रोप। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? प्रोपाइन का ये जो है वो सूत्र था। एक सवाल था कि रेजिन, गोंद और संचित किससे होता है? अब ये सवाल में क्या है, बच्चे मेरे को पूछते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो इसके सही आंसर जैसे देखे तो 2-3 इसके आंसर सही होते हैं। अब डिपेंड करता है कि एग्जामिनर उसका आंसर जो है वो रियल में जो है वो कौन सा लेता है। अब एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, लेकिन आप सही तरीके से इसका आंसर आप देखोगे तो अब ये बात कर रहा है कि रेजिन और गोंद में संचित
संचित मतलब निकालने का जो काम है वो कोई करता है, तो वो कौन करता है? जाइलम। अब देखो जाइलम क्यों करता है, वरना आप कहोगे सर आपने भी कहीं से देखा होगा, तो ये तो कॉमन सेंस आप लगाते हैं ना। अब कॉमन सेंस कैसे लगाते हैं? आपको पता है कि मान लो ये पेड़ है और पेड़ से आपने देखा होगा पानी निकलता है और पानी धीरे धीरे इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होकर के वो क्या बना लेता है? गोंद। तो आपको पता है पानी किस में पाया जाता है? तो पानी पाया जाता है जाइलम में, इसलिए इसका आंसर जो है वो लिया जाता है जाइलम। लेकिन अब आप देखोगे सर ये लगा हुआ किस पे है, तो ये लगा हुआ किस पे है? तो ये तने पे लगा हुआ है। अब मैंने इसका जाइलम में 100% गारंटी क्यों दी है इसकी? तो जाइलम में इसलिए गारंटी दी है क्योंकि ये कह रहा है कि संचित कहाँ से होता है, तो संचित होता है अपने जाइलम से। तने पर तो ये लगता है, लेकिन ये संचित कहाँ से होता है? तो जाइलम से, ठीक है। और अब क्या आंसर लेते हैं वो डिपेंड करता है आगे वाले पे, ठीक है। मेरे हिसाब से जाइलम लिया जाएगा या फिर तना लिया जाएगा, इन दोनों में से एक जो है वो लिया जाएगा। अगला सवाल था कि रक्तदाब, लार और वमन, वमन मतलब होगा ना वॉमिटिंग, वॉमिटिंग कहते हैं, उबके आते हैं, आपने मारवाड़ी में कहते हैं उबका है। तो रक्तदाब क्या, तो ब्लड प्रेशर, बीपी वीपी जो है। अब बीपी वीपी अपने कंट्रोल में नहीं है, तो अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रियाओं पर आपने देखा होगा तो कौन सा मस्तिष्क काम करता है? तो वो करता है पश्च मस्तिष्क। अब इसमें भी देखो कॉन्स्टिपेशन है, अब इसमें भी आप पश्च मस्तिष्क से और अच्छा लिखना चाहो तो मेडुला ऑब्लिगेटा लिख सकते हो, मेडुला ऑब्लिगेटा इसका आंसर हो सकता है, मेडुला ऑब्लिगेटा, ये भी सही हो सकता है। पश्च मस्तिष्क लिखो, ये भी सही है। F2PD में बोना पौधा, चाहे लंबा हो चाहे बोना हो, लेकिन आपके बोना पूछा था, दोनों में अनुपात होगा 3:1, और अब 3 तो है तो 75.25%, दोनों पूछा था, तो ये दोनों मैंने आपको बता दिए। फिर था कि लेंस सूत्र जो है वो लेंस सूत्र क्या है? तो लेंस सूत्र तो सिंपल था, 1/f = हो जाएगा 1/v और यहाँ आ जाएगा माइनस। अब v तो क्या है? तो v है आपको पता हो तो प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, u है अपने पास में बिंब दूरी, f है अपने पास में फोकस दूरी। फिर था कि आंखों की जो पुतली है उसकी साइज जो है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? आपने देखा होगा अपन ऊपर आकाश में देखते तो आंखें ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, तो वो होती है परितालिका के द्वारा। किसके द्वारा होती है? परितालिका के द्वारा। एक सवाल अपने था 1 नंबर का कि पारितंत्र में उपभोक्ता। अब ये सवाल, इसमें देखो आंसर आपने कोई भी लिखा है तो वो सही है, इसका कोई एक आंसर नहीं है। आप पूछोगे कैसे? अब आप चिपकली लिखिए तो भी सही है, क्योंकि अब देखो उपभोक्ता में क्या होता है? उपभोक्ता मतलब ये किस पे डिपेंड करता है? तो पहले वाले पे जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने आपको खाद्य जाल पढ़ाया था, उसमें आपने देखा होगा उपभोक्ता देखी होगी, उपभोक्ता देखा होगा, और उपभोक्ता डिपेंड करता है उत्पाद पर। अब उत्पाद किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है उपभोक्ता पर। उत्पाद डिपेंड करता है सूर्य पर, सूर्य, और उत्पाद डिपेंड करता है सूर्य पर, और उत्पाद पर डिपेंड करता है उपभोक्ता, और उपभोक्ता से आपको पता हो तो मैंने आपको पढ़ाया था अपघटक। तो उपभोक्ता में आप कुछ भी जीव जंतु मनुष्य किसी का भी अगर आप नाम लिख लेते हैं तो वो सही था। जरूर नहीं आप चिपकली लिखो, आप कोई भी नाम लिखते हैं मेंढक तो भी वो सही होता। तो ये 31 सवाल जो थे, ओवरऑल 31 जो सवाल है ये 31 के 31 एक नंबर के थे, ठीक है। तो आरबीएससी ने ये काम अच्छा किया है। अब देखो जिसके 31 सवाल सही है तो उसके एक झटके 31 आएंगे। अब इस 31 में से भी क्या है, 2-3 सवाल ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन वाले हैं,